सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज है 3 जुलाई 2017, जिसमें हम देते हैं करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा। दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा ये कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कुछ ज़्यादा, क्योंकि आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी खबरें। तो पहला जो खबर है हमारी वो है कि आईटीबीपी का नया प्रमुख किन्हें बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी जो है उसका नया प्रमुख बनाया गया है। आईटीबीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी कि भारत तिब्बत जो सीमा सुरक्षा पुलिस है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं, यानी कि नए जो चीफ बनाए गए हैं, उनका नाम है आर.के. पचनंदा। ध्यान दीजिएगा, आर.के. पचनंदा, ये इम्पॉर्टेंट नाम है। आर.के. पचनंदा जो हैं ये 1983 बैच के आईएएस हैं। 1983 बैच के आईएएस हैं। पश्चिम बंगाल आईपीएस हैं, आईएएस नहीं सॉरी, आईपीएस हैं। पश्चिम बंगाल काडर से ये हैं और बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में ये 29वें चीफ बनाए गए हैं आईटीबीपी के। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि चाइना से जो भारत और तिब्बत की सीमा लगी हुई है उसकी रक्षा करना इसका उद्देश्य था। और आपको पता है 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध भी हुआ था। तो चाइना से रक्षा करने के उद्देश्य से ये आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और ये आईटीबीपी जो है कुल 3488 किलोमीटर लंबी हमारी जो सीमा रेखा है उसकी रक्षा करती है। लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये लोग हैं और जो इस देश की रक्षा वहाँ पर करते हैं। तो आईटीबीपी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो हमारा प्रश्न है या अगली हमारी जो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर टेक्सटाइल इंडिया 2017 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा उद्योग के मामले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो टेक्सटाइल इंडिया 2017 का जो उद्घाटन किया गया वो गांधीनगर में किया गया। ध्यान दीजिएगा, गांधीनगर जो है वो राजधानी है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी में ये उद्घाटन किया गया। गुजरात के जो आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर के गुजरात के जो राज्यपाल हैं ओपी कोहली साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और अलग अलग शख्सियत जहाँ विजय रूपाणी इधर बैठे हैं। इसके बाद जो के चंद्रबाबू नायडू हैं। तो अलग अलग ये पूरा जो था भारत के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर थे। उसके अलावा विश्व के बहुत सारी कंपनियों के लोग यहाँ पर आए हुए थे जिनके द्वारा इस कार्यक्रम में शिरकत की गई है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो नारकोटिक्स ड्रग, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं, खासकर इसको ड्रग्स समझें, ड्रग्स को नियंत्रित करने के लिए सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर ड्रग्स का मामला खासकर पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जिस देश के साथ भारत ने ये समझौता किया है वो थाईलैंड है। ध्यान दीजिए, थाईलैंड की अगर हम बात करें, थाईलैंड के साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया। थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है और थाईलैंड जो है एक एशियाई देश है। थाईलैंड के पड़ोसी देशों की बात करें तो म्यांमार है एक तरफ, लाओस है, कंबोडिया है और मलेशिया है। तो ये थाईलैंड की लोकेशन है, भारत के पास में पड़ता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है। उत्तरी अमेरिका का ये राज्य है मैक्सिको सिटी। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी, ये राजधानी है श्रीलंका की। श्रीलंका का नाम जो था 1972 से पहले तक सिलोन था। 1972 में लंका पड़ा और 1978 में इसको श्रीलंका किया गया। सोमालिया की बात करें तो सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है और काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर चलती रहती हैं। समुद्री लुटेरों का खासकर ये देश लूटपाट वगैरह करते रहते हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो मोगदिशु है।
चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ड्रग्स के साथ हम ड्रग्स के लिए, नार्कोटिक ड्रग्स को नियंत्रित करने के लिए जो समझौता किया दोस्तों, वो किया है थाईलैंड के साथ में, बैंकॉक जिसकी राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने उर्वरक पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक खाद जो होता है, जो खेतों में किसान डालते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, वो क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। यदि आपने जीएसटी का हमारा वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें। बहुत डिटेल से हमने जीएसटी के बारे में एक एक चीज़ को समझाया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जीएसटी का वीडियो देख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जीएसटी है उसके अंदर कुल 5 स्लॉट बनाए गए हैं जिस पर टैक्स लिया जाता है। तो एक 0% का जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 स्लॉट बनाए गए हैं। अब जो केंद्र सरकार ने उर्वरक जो रखा था पहले 12% में रखा था, लेकिन उसे घटाकर कितना कर दिया, वो 5% में कर दिया गया है, क्योंकि ये जो किसानों के लिए उपयोगी है और किसानों के लिए उपयोगी होने से ये इसको सस्ता किया जाना जरूरी था, इसलिए 5% में इसको कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लें। तो अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल को नियुक्त किया जाएगा। के वेणुगोपाल जो हैं 86 ईयर ओल्ड हैं, 86 साल के हैं, बहुत कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार रहे हैं। जो महान्यायवादी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के अनुसार होती है, और ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी की हम बात करें तो ये जो है सरकार के वकील होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरकार के वकील होते हैं। सरकार को जो कानूनी मामले होते हैं उनके अंदर पूरा जो सलाह देने का काम यही करते हैं। ये सरकार की तरफ से कोर्ट में अपनी बात भी रखते हैं, फैसले भी लेते, न्यायालय में जाते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में इन्हें सुनवाई करने का अधिकार है। संसद में की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इनको होता है संसद सदस्यों के अलावा, लेकिन उसमें वोट नहीं डाल सकते और उसमें ये बोल नहीं सकते हैं, मत नहीं दे सकते। बाकी संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। तो के वेणुगोपाल जो है भारत के नए महान्यायवादी बनने वाले हैं। इससे पहले जो है भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतगी हैं, और मुकुल रोहतगी ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और उसके बाद इनको बनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। आरबीआई के अनुसार 2017-18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी? ध्यान दीजिए, आर्थिक वृद्धि दर क्या होती है? किसी भी देश की जो कुल आय होती है, किसी भी देश के अंदर जो कुल टोटल आय होती है, उसमें जो वृद्धि होती है उसे आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। तो किसी देश की एक वर्ष की आय में, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, उसकी बात ये कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत आय भारत की बढ़ जाएगी। तो इसका जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ध्यान दीजिएगा, ये अनुमान है, ये पक्का नहीं है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 में ये स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई जो है आरबीआई का मुख्यालय है, और उर्जित पटेल जो हैं वो आरबीआई के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और यही वो बैंक है जो पैसा की जारी करता है, और जो दूसरे बैंक होते हैं व्यावसायिक बैंक, उनको लोन देने का काम भी यही बैंक करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्र सरकार ने जीएसटी में टैक्सल चोरी, यानी कि जो टैक्स की चोरी करता है उन्हें कितने साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ये टैक्स चोरी कोई करता है तो जीएसटी के तहत किया गया है 5 साल का, जो टैक्स चोरी करने वालों पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि ये प्रावधान किया गया है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ में जो वीडियोस में हम बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों के जवाब आप जरूर दिया करें। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियो तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सभी लोग जवाब नहीं देते। शायद उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। निश्चित तौर पर ज़रूरी नहीं है, बट इससे क्या होगा हमारा एक दूसरे से, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो मैं आपके नामों को जानता हूँ और
और क्या होता है, इससे हमारा जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, ताकि एक दूसरे से जब आप हमारे जो बातों के जवाब देंगे, मैं उनको पढ़ता हूँ और उन चीज़ों को यदि आप कोई सुझाव देते हैं तो उनको मैं शामिल भी करता हूँ, तो यकीन मानिए इससे हमारे बीच का जो बॉन्ड है जो और मजबूत होगा, जो हमारी घनिष्ठता है वो और पास आएगी। तो ज़रूर आप जवाब दिया करें। आपके जवाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं उससे ये होगा कि आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे आप बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, और आप अगर जवाब देते हैं तो आपके लिए भी वो चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। आज के वीडियो में हालांकि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, तो अगली वीडियो में इसी तरह के हम क्रमों को जारी रखेंगे, और तब तक आप देखते रहें DNK एकेडमी के वीडियोस। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK एकेडमी जो है नंबर 1 जीके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।